अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज कल वाले टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे जो उसका रिमेनिंग पोर्शन रह गया था। बेसिकली आप लोगों को बताया था एक ही टॉपिक के अंदर दो टॉपिक क्लियर होंगे, आर सी सीरीज़ सर्किट एंड आर एल सीरीज़ सर्किट। तो कल हमने आर सी सीरीज़ सर्किट के बारे में पढ़ा। आज हम आर एल सीरीज़ सर्किट को देखते हैं। आर एल सीरीज़ सर्किट जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर एक रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज़ के अंदर जोड़ा गया। सीरीज़ कम्बिनेशन होने की वजह से दोनों एलिमेंट के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, लेकिन सीरीज़ के अंदर वोल्टेज चेंज होने की वजह से वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा उसकी वैल्यू आई रूट मीन स्क्वायर एक्स एल के इक्वल आएगी, जबकि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आई रूट मीन स्क्वायर आर के इक्वल आएगी। We know that in the case of resistor voltage and current are in phase, but in the case of inductor voltage जो है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री या π/2। जब हम आर की लाइन को ड्रा करवाएंगे इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर ड्रॉन पैरेलल, तो सपोज वेक्टर फॉर्म के अंदर ये हमारे पास रजिस्टर की लाइन, रजिस्टर के केस के अंदर करंट की लाइन है जिसको हम रेफरेंस लाइन के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम होती है, या वोल्टेज और करंट इन फेज होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में उनका वेक्टर ड्रा करवाए जाते हैं। तो यही वेक्टर रजिस्टर के केस में करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा और यही वेक्टर वोल्टेज की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। तो अगेन वी कैन सपोज कि इसी लाइन के अंदर ही दूसरी लाइन छुपी हुई है जो कि वोल्टेज और करंट की जो दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनको इंडिकेट कर रही है। बट इन द केस ऑफ इंडक्टर हमने पढ़ा हुआ है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को। तो करंट को अगर हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन के तौर पे लिया हुआ है तो वोल्टेज विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री इन द केस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में अगर हमने वोल्टेज को 90 डिग्री पे लीड करवाना है तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रा करवाएंगे जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। सिमिलरली अगर हम उस वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, वो रिज़ल्टेंट वोल्टेज जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, तो हम लोग इस इन दो वेक्टर का रिज़ल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो रिज़ल्टेंट वेक्टर जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को या उस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर से करंट या नेट वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमने वेक्टर एडिशन का मेथड यूज़ करेंगे। इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रा करवाया इस तरह कि इस वेक्टर की टेल इस वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो। तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे तो ये वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो उस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को ज़ाहिर कर रहा है जिसकी वजह से सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके हम इसमें से वी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। अगेन वी रूट मीन स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी आई रूट मीन स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई रूट मीन स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मेंशन है।
इसी यहाँ पे भी आपको मेंशन किया था कि ये इनकी वैल्यूज़ होंगी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। स्क्वायर को ओपन किया, दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसमें से आई रूट मीन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगा। ये आई रूट मीन स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है इसका अंडर रूट में मेनटेन रहेगा। अगर इस क्वांटिटी को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ, वो डिवीजन में रेशो बन जाएगी वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो रेशो होती है ये इम्पीडेंस के बराबर होती है। तो इम्पीडेंस का फार्मूला किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कल भी हमने देखा था इन द केस ऑफ आर सी सर्किट इम्पीडेंस बराबर था आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर के बराबर। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जिस तरह हमने इस वेक्टर से इक्वेशन हासिल की है, इसी तरह इस इक्वेशन से हम दोबारा इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का वेक्टर, वो वेक्टर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़ाहिर करेगा उसको हॉरिजॉन्टल ड्रा करवाया जाएगा, और वो वेक्टर जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को ज़ाहिर करवाएगा उसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करवाएंगे। क्योंकि इस केस के अंदर हमने रजिस्टर को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया था, जिस वजह से उसकी वैल्यू को हॉरिजॉन्टल और इंडक्टर की जो लाइन थी उसको हमने परपेंडिकुलर ड्रा करवाया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगेन वी कैन सी डैट ये दो वेक्टर हैं, और दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। जब हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, हेड टू टेल रूल से इस वेक्टर को इसके साथ ऐड किया और ये जो लाइन आएगी जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो दो वेक्टर जिनमें से एक रेजिस्टेंस है दूसरा रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, उनका रेजिस्टेंस हेड टू टेल रूल से फाइंड करेंगे तो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है ये लाइन जो होगी वो इम्पीडेंस जो वेक्टर है उसकी लाइन को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो थीटा एंगल है इम्पीडेंस वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रही है। तो अगेन वी कैन सी इन दिस डायग्राम वोल्टेज जो कि वेक्टर एडिशन से हासिल हुआ, और ये लाइन आपको बताई थी करंट की लाइन को ज़ाहिर करता है, जो कि हमने रेफरेंस के तौर पे लाइन ड्रा करवाई हुई है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज़ का डिफरेंस मौजूद है, लेकिन वो डिफरेंस ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है। तो फेज़ डिफरेंस लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फेज़ डिफरेंस अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्सएल के इक्वल और बेस आर के इक्वल, एक्सएल इक्वल होता है ओमेगा एल के बराबर। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा तो टेन इस साइड पे जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो इट्स मीन बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, और वो थीटा की वैल्यू हमें बताएगी कि इस केस के अंदर फेज़ डिफरेंस कितना है। लेकिन वो फेज़ डिफरेंस ना तो 0 डिग्री होगा और ना ही 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री प्योर रजिस्टर के केस के अंदर होता है और 90 डिग्री प्योर इंडक्टर के केस के अंदर होता है। इस के अंदर हमने कम्बिनेशन इस्तेमाल किया हुआ है, तो फेज़ का डिफरेंस जो होगा वो लाई करेगा मैक्सिमम मतलब 90 और मिनिमम मतलब 0 के दरमियान में। सिमिलरली पावर डेसिपेशन, फेज़ डिफरेंस जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे पावर डेसिपेशन फाइंड की जाती है। वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 और 90 ना होने की वजह से पावर डेसिपेशन भी 0 या मैक्सिमम नहीं होगी, बल्कि 0 और मैक्सिमम के दरमियान में किसी जगह पे लाई करेगी। अगेन अगर हम देखें तो वो पॉइंट्स के मुताबिक अगर हम एंड पे इसका कंक्लूजन निकालें तो हम देख सकते हैं आर एल सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को बाय एंगल थीटा के मुताबिक। मतलब कोई भी एंगल होगा जो कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान होगा, लेकिन आर एल जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर भी
वोल्टेज ही लीड करेगा करंट को, लेकिन एंगल का डिफरेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली पावर डेसिपेशन अक्रॉस द आर एल सर्किट जो है वो मौजूद होगी, लेकिन वो पावर डेसिपेशन 0 डिग्री या 90 डिग्री ना होने की वजह से मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में किसी जगह पे लाई करेगी। स्टूडेंट्स, बुक में ये जो टॉपिक है उसमें बुक वाले ने आर सी सर्किट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है, लेकिन आर एल को उसने समराइज़ किया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने दोनों टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है। सम टाइम पेपर में ऐसा होता है कि एग्जामिनर कहता है आर एल सीरीज सर्किट के ऊपर नोट लिखें, तो उसमें आपने आर सी सीरीज सर्किट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी पोर्शन होगा आर एल का उसके अंदर आपने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना है, डायाग्राम, वेक्टर फॉर्म और देन उसकी इक्वेशन, फिर इम्पीडेंस डायाग्राम, और एट दी एंड हम फेज डिफरेंस के एंगल के बारे में बताएंगे, और फेज डिफरेंस में कौन सी चीज़ लीड कर रही है, कौन सी चीज़ लैग कर रही है, इन चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा। बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था आर एल सीरीज सर्किट। ये कल के टॉपिक की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। आर सी सर्किट के अंदर ये वाली जो वोल्टेज की लाइन होती है या एक्स वी सी की जो लाइन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ड्रा की जाती है। तो दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, अच्छी तरह रीड करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो शेयर कीजिएगा, तो उसके मतलब फिर इंशाल्लाह जो भी मालूमात हुई वो आपको शेयर करेंगे। इस बुक को रीड करें, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।